दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो Q2 के सेल्स के आंकड़े जारी कर दिए हैं और इस बार सेल्स में लगभग 2% की गिरावट हुई है। इसके पीछे वजह क्या है और दूसरे कैसे है आंकड़े जानने की कोशिश करेंगे। डोमेस्टिक मार्केट में कंपनी ने कैसा किया और इंटरनेशनल मार्केट से कैसे सिग्नल निकल के आ रहे हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा टाटा स्टील ने एक बड़ा फैसला और किया है। क्या है वो फैसला, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और क्या टाटा स्टील में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की तरफ से बाय की कॉल दी गई है टाटा स्टील में। इसके अलावा दूसरे और ब्रोकेज हाउस है जिसमें मैक्योरी, उन्होंने भी इसकी रेटिंग को बढ़ा दिया। तो क्या है इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करेंगे। टाटा स्टील जो आने वाले समय अपनी सब्सिडी जितनी कंपनी है उन सबको मर्जर करने जा रहे हैं अपने आप में, यानी एक ही अम्ब्रेला के नीचे सारी कंपनी आ जाएगी। ऐसे में आने वाले समय इसका बिजनेस तो बढ़ेगा ही, साथ में खर्च में कटौती हो जाएगी। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा स्टील के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 125 पर रही, जहाँ पे 0.48% की तेज़ी देखने को मिली फ्राइडे के दिन। वैसे इंट्राडे में इसने 127 का हाई भी बनाया था। ऊपर के लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई, इस वजह से थोड़ा सा स्टॉक नीचे आया, लेकिन देख सकते हो कि बुलिश जोन में दिखाई दे रहा है इस समय स्टॉक। इसकी परफॉर्मेंस देखें, 29 सितंबर को स्टॉक 128 के आसपास था, 1.7% की शानदार तेज़ी बनी थी। लेकिन 3 अक्टूबर को स्टॉक के अंदर गिरावट हुई और स्टॉक आ गया 128 के आसपास 0.7% की गिरावट के साथ में। 4 अक्टूबर की बात करें स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावट हुई, 125 के आसपास स्टॉक आ गया 2.1% की बड़ी गिरावट के साथ में। अब 5 अक्टूबर की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग लगभग फ्लैट रही है, 125 के आसपास रही थी, जहाँ पे कोई अपडाउन देखने को नहीं मिला। 6 अक्टूबर की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 125 के आसपास या 0.5% के लगभग आधा % की तेज़ी के साथ। तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन के बाद फिर से पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले 5 साल में इसने 121% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से इसने 233% का शानदार रिटर्न दिया है। 25 का स्टॉक आसपास था 2020 में, उस हिसाब से देखें तो रिटर्न काफ़ी अच्छा है। 1 ईयर के हिसाब से देखें इसने 21% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर हम बात करें 3 मंथ की तो इसने 11% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से लगभग 2.85% की यहाँ पे गिरावट हुई है और 1 डे के हिसाब से 0.51% की तेज़ी है। तो कुल मिला के देखो कि सिर्फ 1 महीने के हिसाब से गिरावट है, बाकी ओवरऑल इसका जो रिटर्न है वो पॉजिटिव है। अब यहाँ पे कंपनी ने अपने Q2 के नंबर जारी किए हैं। ये आंकड़े थोड़े से निराशाजनक जरूर है क्योंकि कंपनी के सेल्स में 2% की गिरावट हुई है। तो कंपनी ने जो यहाँ पे प्रोडक्शन की डिटेल जानकारी शेयर की है, इसमें देख दो इनका जो सेल्स है उसमें 4.82 मिलियन टन्स के आसपास रहा है, जिसमें 2% की गिरावट है पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले। कंपनी का यूरोप और थाईलैंड के बिजनेस में भी गिरावट देखने को मिल रही है। यूरोप के सेल्स की बात करूँ 1.79 मिलियन टन्स के आसपास है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1.87 मिलियन टन्स के आसपास था। और थाईलैंड का प्रोडक्शन अगर देखें तो 0.28 मिलियन टन्स के आसपास है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 0.30 मिलियन टन्स के आसपास था। तो ग्लोबल डिमांड में कमी की वजह से आप देखें तो ग्लोबल मार्केट में भी इनका प्रोडक्शन गिरा है। लेकिन यहाँ पे जो अच्छी गुड न्यूज़ है कि इंडिया के मार्केट में इनका प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ा है, करीब 4.99 मिलियन टन्स के आसपास रहा है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 4.80 मिलियन टन्स के आसपास था। लेकिन यूरोप और थाईलैंड के बाजार में देखें तो डिक्लाइन हुई है। देख लो कि 1.99 मिलियन टन्स के आसपास था थाईलैंड में, यूरोप के बाजार में, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 2.40 मिलियन टन्स के आसपास था। तो प्रोडक्शन में भी गिरावट आई है। इसके अलावा देखें तो थाईलैंड के बाजार में 0.28 मिलियन टन्स के आसपास, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 0.30 मिलियन टन्स के आसपास था। तो ग्लोबल मार्केट में कमजोरी है, लेकिन इंडिया के बाजार में अच्छा किया कंपनी ने। तो ग्लोबल मार्केट में जो इनका प्रोडक्शन बस के पीछे वजह है कि इनका जो नीदरलैंड का प्लांट है ब्लास्ट फर्नेस की, वहाँ पे जो प्रॉब्लम चली उसकी वजह से यहाँ पे कुछ कमी रह गई है। हाफ ईयर बेसिस पे देखें तो टाटा स्टील का जो सेल्स है वो 7% की वृद्धि दिखा रहा है, जो 9.62 मिलियन टन्स के आसपास रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 8.98 मिलियन टन्स के आसपास था। तो ईयर बेसिस पे अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है। और तो डोमेस्टिक डिलीवरी बेस्ड जो कामकाज है वो काफ़ी अच्छा रहा है। एक्सपोर्ट की बात करें तो 52% की यहाँ पे ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को 0.4 मिलियन टन्स के आसपास रहा है। इसके अलावा ऑटोमोटिव और स्पेशल प्रोडक्ट सेगमेंट में भी देखें तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें 7% की ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल रही है सितंबर क्वार्टर में, जो काफ़ी शानदार है। इसके अलावा कंपनी के ब्रांडेड प्रोडक्ट और रिटेल सेगमेंट में सेल्स है उसमें भी 6% की ईयर बेसिस पे ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है,
जिसके पीछे वजह कि टाटा टिस्कॉन के प्रोडक्ट में काफ़ी अच्छी डिमांड है और टाटा स्टीलियम और टाटा अस्ट्रेम में भी अच्छी प्रोडक्ट की डिमांड है। तो कुल मिला के ब्रांडेड और रिटेल सेगमेंट में अच्छा किया है कंपनी ने। इसके अलावा कंपनी का जो टाटा स्टील आसियाना जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, वहाँ से भी अच्छा रेवेन्यू निकल कर आया है। जो कंपनी का जो इस समय रेवेन्यू निकल 628 करोड़ के आसपास रहा है, तो काफ़ी अच्छा सेल्स का यहाँ पे देख सकते हो आंकड़े निकल के आए सितंबर में। अब यहाँ पे देखो कि टाटा स्टील को लेकर मैक्वेरी ने अपनी जो रेटिंग थी उसको बदल दिया है। पहले रेटिंग रखी थी, यहाँ पे आउट परफॉर्म रेटिंग कर दी है। इसके अलावा देखें तो इसका जो टारगेट था उसको भी बढ़ा दिया। पहले 120 का टारगेट था, उसको बढ़ा के 151 कर दिया है। तो मैक्वेरी बहुत ज़्यादा बुलिश है इस समय। टाटा स्टील को लेकर 125 के आसपास खरीदारी की सलाह है, 151 का टारगेट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी की तरफ से भी देखें तो टाटा स्टील में बाय की कॉल दी है उन्होंने। यहाँ पे देख सकते हो कि टाटा स्टील और NMDC में बाय की कॉल दी है। इसके अलावा उनकी जो सेल की रेटिंग है वो वेदांता, सेल, हिंदुस्तान जिंक और नैल्को में है। तो स्टील सेक्टर के 2 शेयर यहाँ पे पिक करने के लिए उन्होंने सलाह दी है और उनके हिसाब से कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज काफ़ी बुलिश है। तो ये रिजल्ट देख के आपको लग रहा होगा कि रुझान मिला जुला है और रिजल्ट पिछली बार के मुकाबले थोड़ा सा बेहतर तो रह ही सकता है। ऐसे ज़्यादा इसमें गिरावट के समय, क्योंकि पिछली बार अगर आप देखें तो इन्होंने जो ब्रिटिश स्टील पेंशन के जो पेमेंट चुकाया उस वजह से प्रॉफिट में गिरावट था, लेकिन अब वो मैटर नहीं है। तो ऐसे में देख सकते हो इस बार पिछली बार के मुकाबले प्रॉफिट में वृद्धि हो सकती है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। टाटा स्टील जमशेदपुर ने जो बिजली के लिए जो प्रति यूनिट दर थी उसको बढ़ा दिया, यानी 55% तक की वृद्धि कर दी है और लोगों को झटका लगा त्यौहार के समय। तो जमशेदपुर के जो ग्राहक है उपभोक्ता, उनके लिए जो फिक्स चार्ज था 10 रुपये से बढ़ा के 25 रुपये कर दिया गया। जो एनर्जी चार्ज है 10 पैसे, उसको बढ़ा के 55 पैसे कर दिया गया है। तो कुल मिला के देखो जिस तरह से इस बार इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, तो ऐसे में बिजली की जो दरें बढ़ाना जो इनके लिए लाजमी था, क्योंकि खर्च बढ़ रहा है। ऐसे में यहाँ पे टाटा स्टील ने जमशेदपुर में बिजली दरों को बढ़ा दिया, जिससे लोगों को त्यौहार के समय जब बड़ा झटका लग सकता है। एक बड़ी अपडेट और निकल के रही है। टाटा स्टील की सब्सिडीज कंपनी है, यहाँ पे देख दो कि टीना प्लेट कंपनी, उसके ऊपर 40 करोड़ की पेनल्टी लगाई है टैक्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, क्योंकि ये जो मामला है ये पुराना मामला है। तो ये देख दो कि 2016-17 के इस मामले में इस समय पेनल्टी लगी है, करीब 40 करोड़ के आसपास की पेनल्टी लगी है। तो ये टीना प्लेट के ऊपर लगाई गई है। अब हम पिछले एक साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो जून 2022 में 63,698 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था। जून 2023 में ये 60,666 करोड़ के आसपास रहा। तो पिछले एक साल में रिवेन्यू कम हुआ है। इस बार आशा करें कि रिवेन्यू थोड़ा सा बढ़े। प्रॉफिट की बात करें तो जून 2022 में 7,714 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट था। दिसंबर में देख लो कि कंपनी को 2,502 करोड़ का लॉस हो गया था, लेकिन इस बार जून 2023 में 525 करोड़ का प्रॉफिट था। और पिछली बार ब्रिटिश पेंशन स्कीम में काफ़ी बड़ी रकम चुकाई गई, जिससे प्रॉफिट कम हुआ। इस बार प्रॉफिट बढ़ने की पूरी उम्मीद है। अब इसके एक बार हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 33.90% के आसपास है। कंपनी ने 1.55% के शेयर गिरवे रखे हुए, जो बहुत ही छोटी अमाउंट है। यहाँ पे FI का निवेश अगर देखें तो कुछ कम हुआ है। 21.87% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो जून में 20.28% के आसपास रही है। तो होल्डिंग मामूली सी कम हुई, लेकिन अभी भी बहुत भारी निवेश FI का किया हुआ टाटा स्टील के अंदर। DI की बात करूँ, उनकी 19.55% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, जो जून में बढ़ के 20.77% पर आ गई है। तो DI ने यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया और वो लगातार बढ़ा रहे। सितंबर में ये 18.08% के आसपास होल्डिंग थी। तो ये देख ही सकते हो कि बड़े फंड हाउस टाटा स्टील में इस लेवल पे काफ़ी अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड की बात करें, उनकी भी होल्डिंग लगातार बढ़ रही है। 7.31% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो दिसंबर बढ़ के 8.18% तक आ गई और जून क्वार्टर में ये 8.94% पर आ गई। यानी हर क्वार्टर में म्यूचुअल फंड यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे टाटा स्टील के अंदर। इस लेवल पे काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। यहाँ पे अदर्स की होल्डिंग भी कुछ बड़ी है। 24.68% की होल्डिंग थी दिसंबर में, फिलहाल 25.05% के आसपास की होल्डिंग है। तो ये आप देख ही सकते हो कि इस समय FI ने भले थोड़ा सा अपना इन्वेस्टमेंट कम किया, लेकिन DI म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अच्छी खासी बढ़ी है। और FI वैसे बाजार में उन्होंने काफ़ी अपनी बिकवाली की है। ऐसे में कुछ उनका हिस्सा यहाँ पे टाटा स्टील में भी कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए टाटा स्टील में निवेश करें। यह आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। अगर आप इसको 5 से 10 साल होल्ड करते तो ये 1000 का टारगेट आपको आराम से दिखा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।